सो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CU डिवाइडेड 24/7। मैं हूँ आयशी मैम और CUET के लिए अब आपका फाइनल काउंटडाउन जो है वो स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि आखिरी महीना आपका शुरू होने वाला है। उससे पहले कुछ बातें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस बार का CUET सभी बच्चों का ये सवाल है कि कैसा रहने वाला है, क्या डिफिकल्टी रहने वाला है, नंबर ऑफ सीट्स, लेवल चेंज, एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या इस बार आपके हो सकते हैं। एक एक बात को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स जो अभी तक हमारे पास आए हुए हैं उसको डिस्कस करते हुए मैं आप लोगों को पूरी एक क्लैरिटी दे रही हूंगी, और आप लोगों को कैसे आखिरी के 30-35 डेज में इस चैलेंज को बीट करना चाहिए, क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, वो सारी बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो के साथ बता रही होंगी। तो बच्चों, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और आखिरी तक जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज्यादा जोश में हैं इस बार मैक्सिमम स्कोर लाने के लिए। कल हम बहुत सारे बच्चों से मिले, सेम इंटेंट था, लेट्स मेक श्योर इसको हम रिजल्ट्स में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आई विल टॉक अबाउट CUET 2025। इस बार काफी सारी चीजें अलग होने वाली हैं। क्या रहने वाला है, क्या बातें आपको ध्यान रखनी जरूरी है, एक एक चीज पर बच्चों यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें मेन चीज ऑब्वियसली सबसे पहले रजिस्ट्रेशंस रहता है। क्या रजिस्ट्रेशंस रहे हैं, क्या आपके एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि अब ऑलमोस्ट लास्ट की चीजें, मतलब रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो गया, करेक्शन विंडो का ही थोड़ी बहुत बातें बाकी हैं, अदरवाइज इट इज डन। सीट्स और कोर्सेज को लेकर क्या क्लैरिटी है, किस यूनिवर्सिटी के लिए क्या नंबर ऑफ सीट्स है और आप लोगों को कैसे उसको ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को करना है। डिफिकल्टी लेवल एक बहुत बड़ा सवाल है, किस तरीके से ये इस बार इंपैक्ट हो रहा होगा, कट ऑफ पे क्या असर हो रहा होगा, और लास्ट चीज होगी कि ये जो सारे चैलेंज रहेंगे इसको आप कैसे मीट कर सकते हो। ये सारी बातों को इस एक डिटेल्ड एनालिसिस में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि इस वक्त आपको क्या सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आती हूँ रजिस्ट्रेशन के ऊपर। लेट मी हैव अ नंबर जो ऑलरेडी आउट है, वो है पिछले सालों का और इस बार का जो एक्सपेक्टेड नंबर हमारे सामने है। अगर मैं बात करूं, ये आपका इकोनॉमिक टाइम्स का ही आर्टिकल है। 2023 में 16.85 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें लगभग 13.9 यानी कि 14 लाख बच्चों ने अपने जो एप्लीकेशंस है उसको कंप्लीटली सबमिट किया था, जो 4 लाख का इंक्रीज था पिछले साल से, है ना। तो देयर इज अ 41% इंक्रीज था 2023 में। और अगर मैं डेब्यू एडिशन की बात करूं तो वहां पे 10 लाख बच्चे थे जिन्होंने अपनी फीस को सबमिट किया था, और लगभग 12.5 लाख बच्चे थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था। तो लगभग यहां पे 41% का इंक्रीज देखने को मिला था 22 से 23 के अंदर। एंड डेफिनेटली ये इंक्रीज इस बार भी, जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन हमारे सामने ऑन द नंबर ऑफ रिसोर्सेज निकल के आ रहे हैं कि 13 लाख के आसपास तो तब हो गया था जब डेट एक्सटेंड नहीं हुई थी। तो अगेन ये नंबर इस बार भी लगभग इसको तो टच कर रहा होगा। तो कहीं ना कहीं जो एप्लीकेंट्स है वो वाली चीज एक फैक्टर हमेशा हर पेपर में रहती है, और इस बार भी CUET में रहने वाली है, क्योंकि काफी बड़ा एग्जाम धीमे धीमे बन रहा है, क्योंकि हर एक बच्चा इसको जरूर देना चाहता है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का और किसी भी बोर्ड का है, क्योंकि ये आपको इतने सारे ऑप्शंस दे देता है जिसकी वजह से बच्चों का यहाँ पे ध्यान बहुत ज्यादा लग रहा है, और कहीं ना कहीं वो आपके नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन को इंक्रीज जरूर करेगा इस बार के लिए भी, राइट। तो ये तो रजिस्ट्रेशन का इंपैक्ट रहेगा। लेकिन अगर मैं सीट्स की बात करूं, क्या मैम सीट्स के नंबर की वजह से भी मेरे जो डिफिकल्टी है, मेरा जो कंपटीशन है वो इंक्रीज हो रहा होगा? तो बच्चों, मैं सीट्स की एक डिटेल्ड आपको थोड़ी बात करूं तो लगभग 3 लाख आपकी UG प्रोग्राम की सीट्स हैं मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के अंदर। अब 3 लाख टोटल हैं ओवरऑल अगर मैं सभी यूनिवर्सिटीज को जोड़ लूं, लेकिन उसमें से केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी की 71,000 सीट्स हैं, जिसमें 64 कॉलेजेस आपके होते हैं। अब इन 70,000 में जो अच्छी सीटें होती है बेटा, जो नॉर्थ कैंपस की या साउथ के टॉप कैंपस है, तो लगभग वो 30,000 के आसपास सीटें होती हैं। अब ये 30,000 स्ट्रीम वाइज डिवाइड हो जाती हैं, प्लस कैटेगरी वाइज डिवाइड हो जाती हैं, तो ये नंबर काफी चैलेंजिंग खुद से बन जाता है। वहीं अगर मैं अदर यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो यहाँ पे BHU, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, JNU भी यहाँ पे इंक्लूडेड रहता है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल आपको नंबर दूं, इन 3 लाख में से टारगेटेड सीट्स जनरली बच्चों की कितनी होती है, तो लगभग 70,000 के आसपास ही वो सीटें निकल के आएंगी, बल्कि उससे थोड़ी कम भी हो सकती हैं। जो बच्चे सच में लेना चाहते हैं ना, आप सब में एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, आप एक अच्छे, जैसे अगर मैं कल मीटअप में मैं गई थी तो वहां पे मुझे 2022 के टॉपर से
मैं बात करी थी, तो वो SRCC में, एंड SRCC में है। नाउ ही इज प्लानिंग टू डू हिज पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम एब्रॉड, प्लस स्टार्टअप का प्लान है। बहुत सारे तुम सोसाइटीज के प्रेसिडेंट बन चुके होते हो, तो मतलब एक एक्सपोजर जो होता है, जो आपको ग्रोथ होती है, वो अच्छे कॉलेजेस देते हैं। तो आपका गोल भी वही होता है कि मैं किसी भी कॉलेज में तो नहीं लूंगा ऑब्वियसली एडमिशन, अगर मैं चाहूंगा, मेहनत करूंगा तो एक टॉप कॉलेज में पहुंचना चाहूंगा। उसके लिए यू नीड टू बीट द चैलेंज ऑफ दिस नंबर ऑफ सीट्स जो लिमिटेड है। आपकी क्रूशियल फैक्टर ये प्ले करेंगी सिलेक्शन के लिए। इसके अलावा 205 के आसपास यहाँ पे आपकी सेंट्रल स्टेट प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं जो CUT स्कोर्स को एक्सेप्ट कर रही होती हैं। और यहाँ पे इस बार ऑल्दो आपने देखा है कि 63 से 37 आपके सब्जेक्ट्स रिड्यूस भी हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी चीजों को क्लियर करा गया है। इसके बाद जो यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग है वो अलग होंगी, लेकिन अभी के लिए CUT में केवल आप लोगों को पेपर देना है, जो आपने टेस्ट पेपर्स को अपने CUT के एप्लीकेशन फॉर्म में सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो एक बात क्लियर होती है, ऑब्वियसली ये बात हमेशा से फैक्ट रही है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बढ़ते हैं और सीट्स वहीं रहती हैं। तो जितना ज्यादा ये फासला होता है उतना ज्यादा आपके कट ऑफ्स और आपके एडमिशंस पे जरूर असर होता है। तो प्रिपरेशन हमेशा इंक्रीजिंग लेवल पे होनी चाहिए ताकि कोई भी चैलेंज आए आप उसको बीट कर सको। चैलेंज से बेटा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल पे मैं बात करूंगी, और डिफिकल्टी लेवल पहले मैं बोर्ड्स पे चली जाती हूँ क्योंकि CUT और बोर्ड्स काफी हद तक सेम रहता है, मतलब सिलेबस के वाइज भी इस बार मैं बात करूं तो, और पेपर के पैटर्न के वाइज भी बात करूं। ऑल्दो बस बोर्ड सब्जेक्टिव होता है और CUT ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन इस बार बोर्ड्स में बहुत चीजें बदली हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं जैसे फिजिक्स के पेपर की बात करूं, JEE मेंस के लेवल को टच किया गया था, जो कि बच्चों के लिए पूरी तरीके से शॉकर था, है ना। अगर मैं बोलूं यहाँ पे ऐसे 3 ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो इतने चैलेंजिंग थे जिसकी वजह से मतलब कुछ टीचर्स बोल रहे थे वो आउट ऑफ सिलेबस है, और कहीं ना कहीं काफी हद तक सवाल उठा इस चीज के ऊपर कि यार हम बच्चों से क्या चाहते हैं। मुझे जो ओवरऑल समझ में आता है वो ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी एग्जाम अब हल्का नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब बढ़ते हैं, हर एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी चाहती है कि जो कट ऑफ्स हैं, जो आपके हाईएस्ट स्कोर्स हैं, वो फुल ऑन फुल ना हो, है ना, 100% ना हो, 250 में से 250 ना हो, क्योंकि फिर वो एग्जाम के ऊपर थोड़ा सवाल उठ जाता है कि यार एग्जाम तो बहुत ईजी है, अब इतने लाख बच्चों में भी इतने नंबर आके भी अगर सीट नहीं मिल रही है तो फिर क्या ही फायदा है। तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट इस बार आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। और एक चीज और है, अगर आप बोर्ड्स में बच्चों क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, है ना, बहुत बड़ा सवाल है ये, ऑल्दो मैं इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि इतना तुम अचानक से कुछ नहीं कर सकते हो, बच्चे इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। लेकिन अगर बच्चे इसको इस प्रॉब्लम में फंसते हैं, कहीं ना कहीं बहुत बच्चे होंगे जो ऐसे और भी सब्जेक्ट्स में रहे जहां पे वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे होंगे एग्जाम को, तो वो CUT में नहीं काउंट हो पा रहे होंगे, CUT में नहीं बैठ पा रहे होंगे, एंड देन वो एक अलग लेवल का चैलेंज यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो इसके ऊपर भी हम जरूर बातें करेंगे, इसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगी और वीडियोज लेकर आऊंगी क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है स्पेसिफिकली फिजिक्स को लेकर। लेकिन फॉर नाउ ये बात तो क्लियर है कि बोर्ड्स का लेवल इस बार बढ़ाया गया है। और अगर मैं CUT लेवल की इसकी वजह से बात करूं तो CUT का लेवल बहुत ज्यादा बोर्ड के एग्जाम को रिजेबल करता है। जो लेवल होता है काफी हद तक वो उसी चीज को वहां पे सेम किया जाता है ताकि बच्चे डायरेक्टली कनेक्ट कर पाए। लेकिन इस बार जो हमने देखा, बोर्ड्स के लिए देखा, इनफैक्ट हर सब्जेक्ट में देखने को मिला, ये कहीं ना कहीं एग्जाम लेवल इंक्रीज इस बार डेफिनेटली होगा और पेपर मोर कंसेप्चुअल होगा। CUT का पेपर वैसे हमेशा से ही कंसेप्चुअल रहता है, वो कभी भी रटा हुआ पेपर नहीं आता, तो आप रट के पेपर नहीं निकाल सकते हो जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है अपने सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर के लिए। और जब ये चॉइस हट गई है तो ये एक और बड़ा चैलेंज हो गया है, तो कहीं ना कहीं पेपर 2 लेवल पे डिफिकल्ट होने वाला होगा। पहला तो चॉइस हट गई है तो ऑटोमेटिकली पेपर बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो गया है। दूसरी बात, यहाँ पे पेपर को काफी हद तक कंसेप्चुअल रखा जाएगा और MCQs में आपके कंसेप्ट को चेक किया जाएगा कि कितने बच्चे को डीप में नॉलेज है। प्लस सिलेबस भी अब पूरा ही पढ़ना है, अब आप कुछ छोड़ के नहीं जा सकते हो क्योंकि फिर से चॉइसेस यहाँ पे डिक्रीज हुई है। तो लेवल को 100% इंक्रीज तो किया जाएगा, ये बात तो तय है। क्यों मैं ये बोल रही हूं, इसका सीधा आंसर आपको मिलेगा कट ऑफ से, जो मैं आपको यहां पे बताने वाली हूं। इस बार की जो कट ऑफ है, तीन बातों का आप ध्यान रखेंगे। कट ऑफ का इंपैक्ट इस बार क्लियरली आपको देखने को मिलेगा। अब आप सोच रहे हो कि कट ऑफ मैम कम हो जाए, ये एक अच्छी बात है कट ऑफ कम हो, लेकिन क्या कट ऑफ कब होती हैं? जब एग्जाम का लेवल बढ़ता है। जब कट ऑफ ज्यादा है और एडमिशन नहीं मिल रहा, वो एक अच्छी सिचुएशन नहीं है। कट ऑफ कम है लेकिन एडमिशन मिल रहा है, वो एक अच्छी
कंडीशन है, लेकिन वो तब होता है जब पेपर का लेवल अच्छा होता है और बच्चों की तैयारी भी अच्छी होती है। अगर पेपर का लेवल अच्छा है और तैयारी अच्छी नहीं है तो भी कट ऑफ डाउन जाती है, लेकिन देन इट इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि ऐसे बच्चे हमेशा होते हैं जो अच्छा तैयार करके जाते हैं और फिर उनको मिल जाती है और फिर बचे हुए बच्चे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। तो एक चीज काफी हद तक क्लियर है, अगर लोअर कट ऑफ है तो एग्जाम लेवल इंक्रीज होगा, और इस बार जहां तक मुझे लगता है कट ऑफ थोड़ी कम जाएंगी, स्पेसिफिकली साइंस के लिए तो डेफिनेटली, लेकिन कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए भी पिछली बार से तो कम कट ऑफ्स इस बार देखने को मिलेंगी, जिसका रीजन आपके पेपर का लेवल होगा प्लस चॉइसेस का हटना होगा। इन दोनों रीजंस की वजह से ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगेन इसका मतलब ये नहीं कि मैम सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं भाई, अगर लो कट ऑफ भी उतने वही बच्चे ला पा रहे होंगे जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि ये कट ऑफ आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी ओनली फॉर दो स्टूडेंट जिन्होंने अच्छी तैयारी करी है, क्योंकि लेवल पेपर का बढ़ेगा, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पेपर जब डिफिकल्ट आ रहा है, जैसे फिजिक्स की मैं बात करूं, अब फिजिक्स के पेपर में एवरेज स्कोर ही 70 में से 40 बन रहा है, तो इट इज नॉट अ गुड थिंग। बट 40 क्यों बन रहा है? क्योंकि पेपर मुश्किल है। तो लो कट ऑफ और पेपर का डिफिकल्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक सेफ स्कोर बोलूं, जो कि मैंने थोड़ा बढ़ा के लिखा है, क्योंकि आप टारगेट थोड़ा अच्छा करोगे तो कुछ भी पेपर ऊपर नीचे होता है तो आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पा रहे होते हो, है ना। तो साइंस का जो कट ऑफ है वो 750 से बनेगा पीसीएम पीसीबी में, तो 620 तक नंबर आप सोच सकते हो, बहुत ही शानदार नंबर रहेंगे इस बार के लिए। आर्ट्स में अगेन लैंग्वेज जुड़ जाएगा तो 1000 का मेरिट होगा 3 डोमेन के साथ, तो ये आपको 810 तक बहुत बढ़िया रहने वाला है। अगेन ये ऊपर भी जा सकता है, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि अगेन पेपर के लेवल पे काफी हद तक बातें डिपेंड करेंगी। कॉमर्स हमेशा हाईएस्ट जाते हैं, तो आपको 840 850 तक की तैयारी मिनिमम करनी चाहिए। अगेन इसके ऊपर भी मतलब ऐसे भी बच्चे होंगे जो 900 से ऊपर नंबर ला रहे होंगे, क्योंकि अगेन हाई मेरिट्स हमेशा आपके लिए चैलेंज को इंक्रीज ही कर रही होती है। और अगर बच्चे वो लेकर आ रहे हैं तो जो बच्चा बहुत अच्छे, फॉर एग्जांपल बच्चा मेरे तो 800 नंबर है, मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा, अगर 900 पे ही 100 बच्चे हैं तो 800 पे तुमको एडमिशन नहीं मिल रहा होगा। तो तुम्हारे को तो बेस्ट बनना है ना, तुम्हारे को जो एग्जाम लेवल है उसमें बेस्ट परफॉर्म करना है, ईजी हो, डिफिकल्ट हो, मॉडरेट हो, जो भी लेवल हो आपका स्कोर बेस्ट होना चाहिए, ताकि बाकी बच्चों के स्कोर की वजह से तुम्हारा एडमिशन इंपैक्ट ना हो। ठीक है, तो ये 3 बातें हैं जो इस बार की कट ऑफ्स को इंपैक्ट कर रही होंगी। अब मैं यहाँ पे 4 बातें बोल रही हूं जो इस वक्त आपको, फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मैं बोलूं 1 महीना तो रफली सबके हाथ में है ना। मई आपके हाथ में ज्यादा नहीं होगा, उसमें आप लास्ट रिवीजन ही कर पाओगे। तो क्या आपको रखना चाहिए ब्रॉडली अपने दिमाग के अंदर, पूरे महीना आपको फोकस एक ही बात पे रखना है कि आप रटो मत चीजों को। रटने से पेपर नहीं निकलता है, सिलेक्शन नहीं होता है। कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करो, चाहे थोड़ा स्लो भी कर रहे हो, ज्यादा घंटे पढ़ लो, लेकिन कंसेप्ट लेके चलना। जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो, जिस भी स्ट्रीम की आप तैयारी कर रहे हो, रटना मत, क्योंकि पेपर में जब सवाल घुमा के पूछेगा और आपने रटा हुआ होगा तो आप नहीं कर पाओगे। दूसरी बात मैं बहुत ही ब्रीफ रखती हूँ, थ्योरीज के लिए केवल 1 शॉट्स को फॉलो करो। चाहे प्रतिज्ञा में हम पढ़ा रहे हैं तो वो 1 शॉट्स की फॉर्म में ही आपको रिवीजन करवाने हैं, लाइक 3-4 घंटे में एक चैप्टर कर रहे हैं हम लोग। अगेन वरना आप लोग मंजिल से पढ़ रहे हो तो वो भी 1 शॉट से। तो थ्योरी के लिए आप लॉन्ग वीडियोस को फॉलो मत करो। फॉर एग्जांपल एक चैप्टर को आप 10-10 घंटे में नहीं देखो, उतना समय नहीं है आपके पास। अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं तो आपका फोकस होना चाहिए PYQs खत्म करने हैं। PYQ की बुक हर बच्चे के पास जरूर होनी चाहिए, और फिर मॉक्स पे फोकस करना है। बाकी यूट्यूब पे जितने क्वेश्चन होते हैं उतने भी कर लोगे तो प्रैक्टिस वहां से आपकी प्रिपेयर हो रही होगी। दोनों को ही फोकस करना है, ज्यादा फोकस क्वेश्चन पे करना है, क्योंकि क्वेश्चंस इस वक्त आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे होंगे। थ्योरी के लिए आपको एक क्रिस्प कंटेंट फॉलो करना और पैरेलली शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, है ना। आपको दिन का प्लान करना ही पड़ेगा, बिना प्लानिंग के पढ़ाई मत करिएगा, जिसमें आप अपने हर एक सब्जेक्ट को टारगेट के हिसाब से समय दे रहे हो। आपके जो टॉप 3 सब्जेक्ट्स है ना, चाहे वो लैंग्वेज है, चाहे वो आपके डोमेन्स है, या चाहे वो जीएटी है, जो भी आपका टॉप है, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, कोर्स के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग उसको ज्यादा समय देना है, बची हुई चीजों को कम समय देना है। पढ़ना सब कुछ है, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, क्योंकि अगर आप एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करोगे तो मेरिट नहीं बनेगी। मेरिट 3 के कॉम्बिनेशन पे या 4 के कॉम्बिनेशन पे ही बनेगी। तो 3 से 4 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए। 30 दिन का बहुत ब्रीफ रूटीन बेटा बोलूं, 10 घंटे के आसपास पढ़ना है रोज, ठीक है। 30 दिन में 10 घंटे के आसपास रोज पढ़ना ही पढ़ना है, जिसमें आपका टारगेट होना चाहिए कि आप शॉर्ट नोट्स हर एक चैप्टर के
फर्स्ट 10 to 15 डेज में बना लो एंड नेक्स्ट 10 to 15 डेज में बस उन्हीं शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो, प्लस 1000 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट के आपके लग जाने चाहिए, इंक्लूडिंग योर PYQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट। तो अगर आप 1000 सवाल भी लगा लोगे तो इसमें से 50 सवाल छोड़ो, 20-30 सवाल तो पक्का ही फंस रहे होंगे। कोई नए 10 सवाल बन भी जाते तो उसके लिए थ्योरी पढ़ के जा रहे हो। तो आपका टारगेट होना चाहिए 1000 सवाल लगाने, ठीक है। अब 1000 का टारगेट लोगे तो 800 तक तो लगा ही लोगे, है ना। बाकी हम लोग तो करवाएंगे ही सवाल, PYQs ही 500-600 है हमारे पास, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही हम 200-300 लगा लेंगे, फिर मॉक से बची हुई कसर पूरी हो जाएगी। तो ये अगर आप लोग ब्रीफ कर लेते हो तो आप यहाँ पे स्कोर बच्चों कर पा रहे होगे। तो मैंने आपको एक पूरा एनालिसिस दे दिया है। मेक श्योर करिएगा इस वीडियो को जरूर हर एक क्लास 12 के बच्चों के साथ आप शेयर करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बोलो कि 30 डेज मैम 100% एफर्ट देंगे, ठीक है। यू नीड टू स्पीक इट, यू नीड टू से इट, ताकि आप ये खुद को फील करवाओ कि आप कर रहे हो। मुझे ये कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चे से प्रॉमिस चाहिए, अपने नाम के साथ आप ये मुझे कमिटमेंट जरूर करके जाएंगे कि 30 डेज में मैक्सिमम एफर्ट मैम देंगे। लास्टली, क्योंकि 30 डेज है, मुश्किल यही है कि समय कम है और इस समय में ये सब करना है, ठीक है। तो आई थिंक एवरीबॉडी नोज कि हम यूट्यूब पे चीजें कर रहे हैं, लेकिन अगेन इफ यू नीड अ ओवरऑल हेल्प, देयर इज प्रतिज्ञा स्टिल ओपन फॉर यू, और उसमें लास्ट एडमिशंस केवल बाकी हैं, ठीक है। ऑल्दो मुझे पता है कि मतलब मैं बैच में पढ़ाती हूँ तो मुझे दिखता है कि मैक्सिमम बच्चे वहां पे जुड़ चुके हैं, लेकिन एनीबॉडी स्टिल लेफ्ट जिनको ये मैसेज अभी तक नहीं पहुंचा था, मेक श्योर करो कि आप इसको बहुत अच्छे से यूज करो अप्रैल से पहले, क्योंकि अप्रैल के बाद तो आई थिंक बैच स्टोर पे भी नहीं रहेगा। तो आप लोग इस बैच को डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके पास ऑप्शन है प्लीज इसको स्किप मत करना। अगर सच में प्रॉब्लम है तो आई हैव गिवन यू एन ऑल्टरनेटिव, अदरवाइज मेक श्योर करना कि इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। क्योंकि लास्ट सीट्स बाकी है, तीनों ही स्ट्रीम के लिए डिस्काउंट्स मैक्सिमम है। द कोड इज Y513। मैं एक बार लास्ट में आपको बता देती हूँ कितनी सीट्स बाकी हैं, ताकि अगर कोई बच्चा रह गया है तो इसको वो जरूर ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप इसे जितना जल्दी करो, क्योंकि ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप आज भी करते हो तो बैकलॉग्स खत्म कर लोगे और कल हमारी जो नई क्लास है उसको आप कंटिन्यू कर पा रहे होगे, है ना। तो यूजी सेक्शन में यू नीड टू गो इन क्रैश कोर्स, ठीक है। एक बार मैं देख लेती हूँ। फॉर एग्जांपल साइंस की 492 सीट्स है, कॉमर्स की 576 है और आर्ट्स की हमारी 604 सीट्स है, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल प्रतिज्ञा की बात करूँ तो ये आप लोगों को फिलहाल डिस्काउंट के बाद मिल रहा होगा, दैट इज अराउंड 3400, ठीक है। तो तीनों ही ऑप्शंस बैचेस के अवेलेबल हैं। जस्ट गो मेक श्योर कि अगर कोई रह गया है तो टाइमली इसको यूटिलाइज करो, क्योंकि इस वक्त समय ही कीमती है, समय ही सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो प्रतिज्ञा प्लस इज फॉर बुक्स, एवरीबॉडी नोज, इसमें बुक्स और क्लासेस दोनों रहेंगी। PYQ बुक्स लगभग ये 3800 का है। नॉर्मल प्रतिज्ञा में सारी क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेगी, बस इसमें आपकी बुक्स नहीं रहेंगी। और अगर कोई फाइनेंशियली नहीं ले पा रहे तो आप प्रतिज्ञा लाइट कर लेना। दिस इज अगेन फॉर 2900 फॉर डोमेन्स, ठीक है। तो तीनों में से जो भी बेस्ट है मेक श्योर करो उसको यूज कर लेना। द कोड इज Y513। और अगर कोई बच्चा अभी भी मुझसे कम्युनिकेट नहीं कर पाया किसी डाउट को लेकर, तो मेरी ईमेल ID स्टिल ओपन है आप लोगों के लिए, यू कैन मेल मी आउट, ताकि मैं आप लोगों को बेस्ट गाइड हमेशा की तरह कर पाऊँ, ठीक है। मंडे मिलते हैं क्लासेस के अंदर। मेक श्योर करिएगा इस एनालिसिस को ध्यान से फॉलो करें और इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को आगे लेके चलें, और बाकी बेस्ट कंटेंट के लिए प्रतिज्ञा को जरूर फॉलो करें। ऑल द बेस्ट बच्चों।